गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन भार्गव सर पर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जुड़ जाइए एक बार सभी। बताइए प्रॉपर आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, बताइए एक बार। चलिए, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना भाई? एक बार बताइए सभी, आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? एक बार सेशन को शेयर करते हुए जुड़ जाइए फटाफट से। और बहुत ही शानदार सेशन आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, और वो सेशन है जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। ठीक है ना? कल हमने बाल विकास के अंतर्गत, सीडीपी के अंतर्गत शारीरिक विकास को समझा था। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और किशोर अवस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट को कल हम पूरा करा चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में, ठीक है ना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। डेवलपमेंट, ठीक है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। संगीता सिंह सर नमस्ते। नमस्ते भैया संगीता, नमस्ते। ठीक है ना, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ठीक है ना, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हैं इसके जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे साहब हैं। जीन प्याजे, जो कि स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक हैं। स्विट्जरलैंड देश के क्या हैं ये? मनोवैज्ञानिक हैं, स्विस मनोवैज्ञानिक हैं जीन प्याजे साहब। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। दीपधारी सर जी, राम राम। राम राम भैया दीपधारी। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि संज्ञान एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में संज्ञान है क्या? यानी संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और विस्तृत या स्थायी ज्ञान है जिसे वह अपने बाह्य उद्दीपक जगत से या वातावरण के माध्यम से, ठीक है ना सर जी, सीडीपी के नोट्स भी मिल सकते हैं क्या? दीपधारी, आप देखिए, आपको इस चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, मैं जो पढ़ाता हूँ उसकी क्लासेज आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको जो इनका यूट्यूब, जो इनका टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। ठीक है ना। और बाकी नोट्स वगैरह के लिए तो ऐसा भैया, दुनिया भर की मार्केट में, बाजार में किताबें आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो। बाकी आपको इन क्लासों को ज्वाइन करने के बाद शायद आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझो संज्ञान क्या है। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसको वह अपने उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से हासिल करता है। ठीक है ना। संज्ञान, संज्ञान क्या है समझना। संज्ञान, संज्ञान प्राणी का वह स्थायी व व्यापक ज्ञान है, व्यापक ज्ञान है जिसे वह, जिसे वह अपने बाह्य जगत, अपने बाह्य जगत, या इसी को बोलते हैं बाह्य उद्दीपक, स्टिमुलस, उद्दीपक से प्राप्त करता है, से प्राप्त करता है। ठीक है ना। बाह्य जगत या स्टिमुलस से प्राप्त करता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं?
इसी को संज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, यहां पर देखो उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस, और स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसके प्रभाव के कारण प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है उसको स्टिमुलस कहते हैं, उसको उद्दीपक कहते हैं। तो संज्ञान क्या है? संज्ञान प्राणी का स्थायी और व्यापक ज्ञान है, जिसको अपने बाह्य जगत यानी बाह्य उद्दीपक जगत के माध्यम से प्राप्त करता है। कहने का मतलब जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, जैसे 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 बालक बड़ा होता है वह वातावरण के साथ, वह वातावरण के साथ में क्या करता है? वातावरण के साथ परस्पर अंतः प्रक्रिया करता है। अंतः प्रक्रिया क्या करता है? अंतः प्रक्रिया करता है। ठीक है ना। जैसे जैसे बालक बड़ा होगा वो अपने बाह्य उद्दीपक जगत के साथ में क्या करता है? परस्पर इंटरसेप्शन, परस्पर अंतः प्रक्रिया करता है। ठीक है। और अंतः प्रक्रिया की जो निरंतरता के कारण, यानी निरंतरता, निरंतर रूप से हम लगातार अपने वातावरण के साथ में संपर्क करते जाते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या करता है? वो अपने संज्ञान का विकास करता है। यानी कहने का मतलब, ध्यान रखना, परस्पर अंतः प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, अंतः प्रक्रिया इंटरसेप्शन, अंतर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप संज्ञान का विकास करता है। किसका विकास करता है? कॉग्निटिव, संज्ञान का विकास करता है। ठीक है ना। विकास करता है। देखो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय वो एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिसको टेबुला रासा ने जॉन लॉक ने टेबुला रासा का संप्रक्त नाम दिया। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वातावरण के संपर्क में आता है, तो उस स्लेट के ऊपर, कोरी स्लेट के ऊपर लिखना प्रारंभ होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? उसका एक तरह से संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है ना। अब संज्ञान के मतलब क्या होता है? ठीक है। संज्ञान का तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव? संज्ञान का तात्पर्य, संज्ञान का तात्पर्य क्या है भाई? इसका अर्थ क्या है? क्या होता है संज्ञान? तो ध्यान से सुने, संज्ञान का तात्पर्य है हमारी मानसिक क्रियाएं, हमारी मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संज्ञान कही जाती हैं। यानी हमारी जो मस्तिष्क से अपन जो क्रियाएं करते हैं वो मानसिक क्रिया है। जैसे 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 अधगम, ये भी आपकी संज्ञात्मक क्रिया है, अधगम। जैसे तर्क, जैसे चिंतन, चिंतन। जैसे संवेदना, सेंसेशन ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, संवेदना। जैसे प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण बोले तो परसेप्शन। ठीक है। संप्रत्यय, कंसेप्ट, ये भी संज्ञात्मक प्रक्रिया है। ठीक है ना। जैसे वाद विवाद, डिबेट, ये भी आपके संज्ञात्मक प्रक्रिया है। जैसे स्मृति, स्मृति का संबंध भी हमारी बुद्धि से होता है, संज्ञात्मक प्रक्रिया है। जैसे समस्या समाधान, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समाधान, ये सब हमारी कैसी प्रक्रियाएं हैं? ये सब हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। कैसी प्रक्रियाएं? संज्ञानात्मक। हम अधगम किससे करते हैं? मस्तिष्क से करते हैं। हम अवधान किससे करते हैं? मस्तिष्क से करते हैं। हम तर्क किससे करते हैं? मस्तिष्क से करते हैं। हम चिंतन किससे करते हैं? मस्तिष्क से करते हैं। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी क्या है? संवेदना। ये संवेदना का तात्पर्य क्या है? मानसिक विकास। और मानसिक प्रक्रियाओं का मतलब ही क्या होता है? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञान होता है। ठीक है ना। अगर हम अवधान भी करेंगे, अवधान का मतलब ध्यान, अवधान, अटेंशन, एक अच्छे अधगमकर्ता की मुख्य विशेषता क्या है? उसके अंदर अवधान होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे तो आप उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो संज्ञान के अंतर्गत ध्यान केंद्रित करना, अवधान करना,
अधिगम करना, तर्क वितर्क करना, निरीक्षण करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, विचारों का निर्माण करना, कंसेप्ट मेकिंग जिसको कहते हैं, ये सब समस्या आपके संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञान का मतलब क्या हो गया, हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका विकास ही संज्ञान कहा जाता है। ठीक है ना। अब सर्वप्रथम संज्ञात्मक पक्ष का याद रखना, पेपर में पूछा कि सर्वप्रथम 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 संज्ञानात्मक पक्ष का, संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध क्रमबद्ध व व्यवस्थित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था, व्यवस्थित अध्ययन जीन प्याजे ने किया था। किसने, जीन प्याजे ने किया। किसने सबसे पहले संज्ञात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन किया है, तो जीन प्याजे ने। ठीक है ना। हाँ भाई, हेलो सर, हाँ भैया, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है ना। सबसे पहले संज्ञात्मक पक्ष का जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया है वो किसने किया है, जीन प्याजे ने किया है। ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया था, बालक के विकास के संज्ञात्मक पक्षों पर ध्यान देते हुए, ठीक है ना, बालक के विकास के कौन से पक्षों पर, जीन प्याजे ने बालक के विकास के, ध्यान रखना, बालक के विकास के संज्ञानात्मक पक्षों पर विशेष बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन। अब पेपर में कई बार आता है संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक के जनक कौन है, जीन प्याजे। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया। किसने किया है, जीन प्याजे साहब, प्रतिपादन किया। ठीक है ना। जीन प्याजे को संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का क्या किया इन्होंने, प्रतिपादन। का प्रतिपादन। ठीक है ना। इसलिए इनको संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। ठीक है ना। किसको मानते हैं, जीन प्याजे साहब को। ओके। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है, जीन प्याजे साहब को माना जाता है। ठीक है ना। अब जीन प्याजे साहब ने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन भी इनके द्वारा किया गया। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन भी इनके द्वारा किया गया था। अब इसीलिए जो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, कौन से विज्ञान का जनक, डेवलपमेंट साइकोलॉजी का जनक, ये भी जीन प्याजे साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है, जीन प्याजे साहब को। ठीक है ना। इनको ही क्या बोलते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं, जीन प्याजे साहब, जीन प्याजे, फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये भी कौन है, जीन प्याजे। पेपर में पूछा जाता है कि विकासात्मक सिद्धांत के, संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जीन प्याजे। ठीक है ना। सबसे पहले संज्ञात्मक पक्षों का
क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? जीन प्याजे ने। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसको माना जाता है? जीन प्याजे साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है? जीन प्याजे साहब को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है ना, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? जीन प्याजे साहब। अब विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है, ध्यान रखना। विकासात्मक मनोविज्ञान में, विकासात्मक विकासात्मक मनोविज्ञान में के अंतर्गत प्राणी के विकास का अध्ययन, प्राणी के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक किया जाता है। वृद्धावस्था तक किया जाता है। ठीक है ना, विकासात्मक मनोविज्ञान में सर डीएलएड कर रहे हैं, सीटेट पेपर फर्स्ट या सेकंड दोनों दे सकते हैं क्या? देखो डीएलएड कर रहे हैं तो अगर आप 12th के बाद में डीएलएड किया है तो आप फर्स्ट पेपर दे सकते हैं, वो तो आप देंगे सॉरी। अगर आपने 12वीं 12th और उसके बाद डीएलएड कर रखा है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप L1 से एलिजिबल है, वो तो है ही। अगर इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप L2 भी दे सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपकी सारी क्लासें देखी हैं, धन्यवाद। अच्छा लगा होगा आपको, है ना? आपको अच्छा लगा, आप देखते हैं, बहुत धन्यवाद, शाबाश। के आगे बढ़े, मेहनत करें, लक्ष्य को प्राप्ति करें, यही हम आपसे भगवान से आपके लिए दुआ करते हैं। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणी के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक किया जाता है। कहां से? गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक। क्लियर? ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है, क्या किया जाता है? प्राणी के विकास का अध्ययन, यानी बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक। ठीक है ना, मानव का विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है? मां के गर्भ से ही। मानव विकास की पहली अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। मानव विकास की पहली अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। कौन सी है? गर्भावस्था। प्रीति भाटिया, गुड आफ्टरनून सर, काफी दिन में आज क्लास में आए भाटिया जी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना। तो बालक के विकास की पहली अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। मानव विकास की पहली अवस्था, मानव विकास की प्रथम अवस्था, और प्रथम अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। किसने बताया था मानव विकास की पहली अवस्था गर्भावस्था है? श्रीमती हरलॉक महोदया ने बताया था। चलिए कोई बात नहीं, श्रीमती हरलॉक महोदया ने बताया था कि मानव के विकास की जो पहली अवस्था है वो गर्भावस्था है। यानी विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है? विकास मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। कहां से प्रारंभ हो जाता है? माता के गर्भ से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून भैया, तमन्ना, गुड आफ्टरनून आपके लिए। मानव विकास की पहली अवस्था गर्भावस्था। ठीक है ना। अब आपसे पेपर में पूछ ले कि संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था, तो कमेंट करके बताओ आप, संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? बताइए। यानी संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है कौन सी अवस्था से? बताइए, प्रारंभ होता है, बताइए आप, कमेंट करिए। सुमन, नहीं, अगर उसने ग्रेजुएशन भी कर रखा हो और उसके बाद में दे सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा है। अब आप यहां बताइए और मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दूंगा। ओके ना, घबराने की जरूरत नहीं है सुमन। चलिए,
संज्ञात्मक विकास प्रारंभ किससे होता है बताइए, अब कमेंट करके आंसर दीजिए। संज्ञात्मक विकास कहां से प्रारंभ होता है, संज्ञात्मक विकास कहां से प्रारंभ होता है, इसका कमेंट, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। मैंने कहा मानव विकास की पहली अवस्था गर्भ अवस्था है, यानी माँ, बच्चे का जो विकास है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है, गर्भ अवस्था से। श्रीमती हरलोक महोदया ने बताया था कि मानव विकास की पहली अवस्था गर्भ अवस्था। अब मैंने आपसे पेपर में, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि मानव का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत कब से प्रारंभ होता है, या मानव संज्ञान विकास की पहली अवस्था कौन सी है। पेपर में आया संज्ञात्मक विकास प्रारंभ होता है, विकल्प छोड़ दे, गर्भ अवस्था, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, तब आप क्या ही टिक करोगे बताइए, बताओ क्या करोगे। एक एक उत्तर दीजिए फटाफट, मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं। संज्ञात्मक विकास प्रारंभ होता है कहां से, गर्भावस्था से, शैशव से, बाल्य से, किशोर से, बताइए एक बार कमेंट करके आंसर करिए। एक बार कमेंट तो कर दो भाई, कहां से होता है। चले फिर हम, प्रीति कह रही है सर इन्फेंसी, बहुत बढ़िया। प्रीति भाटिया ने जवाब दिया सर इन्फेंसी पीरियड से मानव का संज्ञानक विकास प्रारंभ होता है, इन्फेंसी टाइम से, यानी शैशवावस्था से। बहुत बढ़िया। चलो, क्यों डिलीट कर दिया शैशवावस्था, शैशवावस्था से क्यों भैया, प्रीति डिलीट क्यों कर दिया। बिल्कुल सही जवाब था आपका, इन्फेंसी तो बोलते हैं शैशवावस्था को इंग्लिश में, तो बिल्कुल सही था। संज्ञात्मक विकास प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, शैशवावस्था, ठीक है ना, से, यानी कौन से टाइम से, इन्फेंसी, इन्फेंसी पीरियड से मानव का संज्ञात्मक विकास प्रारंभ होता है। किससे होता है, इन्फेंसी पीरियड से ही तो होता है, तो फिर डिलीट क्यों कर दिया आपने, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस की कमी थी शायद, ठीक है, ओके। अच्छा अब बताइए बाल विकास के अंतर्गत, बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, अब बताइए बाल विकास के अंतर्गत क्या किया जाता है, बाल विकास, बाल विकास के अंतर्गत, के अंतर्गत क्या किया जाता है। देखो आज जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, आप 100% मान लेना, कम से कम 2 क्वेश्चन सीडीपी में आपको पेपर में मिलने वाले हैं, पक्का मान लेना, ठीक है ना। इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे वो दो दो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो, ठीक है ना। क्योंकि जीन प्याजे, चाहे सीटेट का एग्जाम दे लो, चाहे आप एस्टेट दे लो, चाहे राजस्थान रीट दे लो, चाहे आप यूपी टेट दे लो, जीन प्याजे से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है ना। बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है, बताओ क्या किया जाता है, बाल विकास के अंतर्गत क्या किया जाता है बताइए। तो भैया सीधी सी बात है, बाल विकास के अंतर्गत क्या किया जाता है, बालक के विकास का अध्ययन, कहां से, बालक के विकास का अध्ययन, विकास का अध्ययन, ठीक है ना, कहां से किया जाता है अध्ययन, गर्भावस्था से, गर्भावस्था से लेकर और आपके किशोर अवस्था तक किया जाता है। कौन सी अवस्था तक, किशोरावस्था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, यही तो अंतर है, यही डिफरेंस है इसमें, किसमें, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में और डेवलपमेंट साइकोलॉजी। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, बाल विकास का जनक तो है पेस्टोलॉजी, कौन है दोस्तों, पेस्टोलॉजी साहब को बाल विकास का क्या माना जाता है, जनक। जबकि आपके विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, जीन प्याजे। बाल विकास में क्या करते हैं, बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था यानी एडोलसेंस स्टेज तक करते हैं। जबकि डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आपके प्री नेटल स्टेज यानी गर्भावस्था से लेकर के और टिल डेथ यानी ओल्ड स्टेज वृद्ध अवस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है, वो विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। किसमें किया जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है ना। अब जीन प्याजे ने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं,
इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। जीन प्याजे ने, जीन प्याजे, ध्यान रखना, कई बार तो पेपर में यही आ जाता है कि जीन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, स्विस मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड, बड़े प्यारी जगह है ना, देखते हैं फिल्मों में। तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, संज्ञानात्मक नात्मक विकास सिद्धांत की, विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताइए। कितनी? 4 सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताइए। 4 अवस्थाएं, 4th स्टेज, 4 अवस्थाएं बताइए। ठीक है ना, कितनी? बहुत बढ़िया, 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 4 अवस्थाएं। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताइए? 4। अच्छा, प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया था, वो किसके ऊपर किया था? ठीक है, 4 अवस्थाएं बताइए। और इन्होंने जो ये विवरण प्रस्तुत किया, प्याजे ने जो विवरण दिया था, ध्यान रखना, विवरण यानी संज्ञानात्मक विकास का जो विवरण दिया था, वो किसके ऊपर दिया था? अपने ही एक पुत्र और 2 पुत्री, अपने ही एक पुत्र था इनका और 2 पुत्रियां थी, एक पुत्र और 2 पुत्रियों पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पुत्र का नाम बता दूंगा आपको, जैकलिन, सॉरी लॉरेंट था, सॉरी लॉरेंट, पुत्र का नाम था लॉरेंट और लड़कियों के नाम थे जैकलिन और ल्यूसन, जैकलिन और ल्यूसन, इनकी 2 लड़कियां थी। ठीक है, इन्हीं के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया था अपने ही बच्चों पर। बहुत बढ़िया है ना, लड़के का नाम लॉरेंट था और 2 लड़कियां थी, जैकलिन और ल्यूसन, ये इनके बच्चे थे। ठीक है ना, 4 अवस्थाएं बताएं। कितनी? 4। सबसे पहली अवस्था कौन सी? कभी कभी पेपर में क्रम भी पूछता है। सबसे पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है ना, सेंसोरी मोटर स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में, सेंसर, सेंसोरी मोटर स्टेज। ठीक है, अभी इनके और भी उपनाम है, आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसको, अलग अलग नामों से जानता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम आएगा, सेंसोरी मोटर स्टेज। ठीक है, वैसे इसको देखो इंद्रजनित अवस्था भी बोलते हैं, संवेदी अवस्था भी बोलते हैं, संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही नाम आएगा, सेंसोरी मोटर स्टेज। ठीक है ना, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसको बोलते हैं प्री प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक, सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक। इसको प्राक भी बोल देते हैं, प्राक, पूर्व प्राक, प्राक का मतलब पहले, बात एक ही है, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। तीसरी है आपकी कंसरेट, कॉन्सरेट ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, कॉन्सरेट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और चौथी है भैया औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त भी बोल देते हैं, संक्रियात्मक अवस्था। और इसको बोलेंगे फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्सरेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो जीन प्याजे साहब ने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं? 4। पहली कौन सी? संवेदी गामक। एक कई बार पेपर में क्रम पूछ लेता है उल्टा, इनको पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, तो ध्यान रखना, पहली संवेदी गामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक। इनकी अवधि भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? अवधि। ठीक है ना। अवधि देखो, जो अब मैं एक एक के बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले नंबर 1, पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। एक एक अवस्था को ध्यान से पढ़ेंगे अब। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है ना। इंग्लिश में सेंसोरी मोटर स्टेट। ठीक है ना। अवधि क्या है भाई? इसकी अवधि है, अवधि 0 से 2 वर्ष। कितनी है? 0 से 2। अवधि कितनी होता है उसकी? संवेदी गामक की अवधि कितनी है? संवेदी गामक अवस्था की अवधि 0 से लेकर के 2 वर्ष। ठीक है ना। संवेदी गामक की अवधि कितनी है? 0 से लेकर के 2 वर्ष की जो अवधि है वो संवेदी गामक के नाम से जानी जाती है। अब इसके अन्य नाम क्या है? देखो इसके अन्य नाम क्या क्या नाम दे देता है। इंग्लिश में तो एक ही नाम रहेगा, अन्य नाम क्या रहेंगे इसके? इसी को बोलते हैं भैया संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था। एक तो इसको ये बोल, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंद्रिय, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित अवस्था, जनित अवस्था। ठीक है ना। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था इसको नाम से जाना जाता है, या इंद्रिय जनित कह सकते हैं, या इंद्रिय गामक अवस्था कह सकते हैं। ठीक है ना। इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी कह सकते हैं, इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक। ओके। संवेदी पेशी है, इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक। गामक अवस्था का मतलब क्या है? गामक का मतलब होता है मोटर, यानी बच्चों के द्वारा जो छोटी 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 गतिशील क्रियाएं की जाती हैं वो मोटर स्किल्स कहलाते हैं। जैसे घिसटना, बलबलाना, रेंगना, ये बच्चों के द्वारा छोटी छोटी क्रियाएं हैं। ठीक है ना। इनको गामक क्रियाएं बोलते हैं। तो इस स्टेज की अवधि कितनी है? 0 से 2 वर्ष। ठीक है। अब 0 से 2 वर्ष की अवधि में जब एक बच्चा पैदा होता है तो अपने बाह्य उद्दीपक जगत के प्रति पूरी तरह से वो अनभिज्ञ होता है, उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता सब। ठीक है। तो वो अपनी, हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है ना। वो ज्ञानेंद्रियां उसको अपने इस बाह्य उद्दीपक जगत का ज्ञान कराती हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? आपकी आंख, नाक, कान, त्वचा और आपकी जीवा। यानी कहने का मतलब ये 5 सेंसर लगे, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। ठीक है। आंख, ठीक है। कौन कौन से सेंसर है? 5 सेंसर हैं। देखो एक तो है आंख, ठीक है, नाक, कान, त्वचा और जीवा। ये 5 सेंसर हैं भाई आपके। सेंसर जैसे टीवी में क्या लगा रहता है? सेंसर। अब ये पांचों सेंसर, पांचों सेंसरों से जो बच्चे को ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? उस ज्ञान को बोलते हैं संवेदना, सेंसेशन। सेंसेशन कहा जाता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, बच्चे की पहली अनुभूति, या कह सकते हैं संवेदना का मतलब जीव की प्रथम अनुभूति है। ये जीव की प्रथम अनुभूति है। ये अनुभूति, ध्यान रखना, पहली अनुभूति है ये। ठीक है ना। या कह सकते हैं ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। कई बार पेपर में आया है, कई बार। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी किसको मानते हैं? संवेदना। ये भी पूछा गया है जीव की प्रथम अनुभूति किसको मानते हैं? संवेदना। ये भी पूछा गया कि संवेदना का तात्पर्य क्या है? संवेदना का तात्पर्य क्या है? मानसिक विकास,
संवेदना कौन सा विकास है? मानसिक विकास। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो अपने मस्तिष्क को ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो संवेदना का मतलब क्या है? आपकी, ठीक है ना, मानसिक विकास है। यानी इस अवस्था में बच्चा जो भी ज्ञान ग्रहण करता है वो अपने किसके माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है? बच्चा इस अवस्था में जो ज्ञान ग्रहण करेगा वो अपनी इंद्रियों से, यानी वो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियों, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। ज्ञान ग्रहण, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया गामक। इंद्रियों के साथ साथ वो अपनी गामक क्रियाओं से, कौन सी? मोटर क्रियाएं, गामक क्रियाओं से भी क्या ग्रहण करता है? ज्ञान। गामक क्रियाओं से, गामक क्रिया से ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान ग्रहण। शरीर, बच्चों के द्वारा जो छोटी छोटी गतिशील क्रियाएं की जाती हैं, बच्चों के द्वारा जो छोटी छोटी गतिशील क्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो क्रियाएं आपकी गामक क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? गामक क्रियाएं। आ रही बात समझ में? यहां तक बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? बताइए एक बार फटाफट से, ठीक है ना। अब एक प्रश्न बनता है कि जीन प्याजे ने संवेदी गामक अवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? यानी ये जो संवेदी गामक अवस्था है जिसकी अवधि है 0 से 2 वर्ष, इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण कर रहा है। प्रश्न बना कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में बच्चा अपनी गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है? तो संवेदी गामक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज में। अगर यहीं पर प्रश्न बनता है कि विकास की कौन, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करता है? तो सेंसोरी मोटर स्टेज में। ठीक है, संवेदना का तात्पर्य क्या है? मानसिक विकास। या ये पूछा जाए आपसे कि ज्ञान की प्रथम सीढ़ी किसको कहते हैं? तो संवेदना को। या ये भी पूछा जाए कि जीव की प्रथम अनुभूति किसको कहा जाता है? तो संवेदना को। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था पूछी जाए तो सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी मोटर स्टेज की अवधि कितनी होती है? 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवधि होती है सेंसोरी मोटर स्टेज की अवधि। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। कितने सेंसर लगे हुए हैं? 5 लगे हुए हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। शरीर के संवेदी ग्राहकों के द्वारा प्राप्त, शरीर के संवेदी ग्राहकों के द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना क्या कहलाती है? संवेदना कही जाती है। ध्यान से सुन लेना, संवेदना कही जाती है। शरीर के संवेदी ग्राहक, संवेदी ग्राहक कौन कौन से? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा और त्वचा। इनके द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। ओके ना? ठीक है, अब प्याजे ने इन संवेदी कामक अवस्थाओं को कितने वर्गों में बांटा है? प्याजे ने, प्याजे ने संवेदी गामक अवस्थाओं को, अवस्था को 6 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में विभाजित किया है? 6 वर्गों में विभाजित किया, विभाजित किया। कितने वर्गों में विभाजित किया बताइए? 6 वर्गों में। कितने में? 6। नंबर 1, पहली प्रतिवर्त क्रिया अवस्था। प्रतिवर्त बोलो, रिफ्लेक्ट, प्रतिवर्त क्रिया अवस्था। पहली अवस्था हो गई प्रतिवर्त क्रिया अवस्था, ठीक है ना। दूसरी है मुख्य वृत्तीय क्रिया अवस्था। मुख्य वृत्तीय क्रिया अवस्था, ठीक है ना। तीसरी है गौण वृत्तीय, गौण वृत्तीय क्रिया अवस्था, गौण वृत्तीय क्रिया अवस्था। चौथी है गौण स्कीमेटा। स्कीमेटा, स्कीम, सूचनाओं के छोटे छोटे पैटर्न्स। गौण स्कीमेटा, स्कीमेटा क्रिया अवस्था, ठीक है ना। और पांचवी है
तृतीय तृतीय वृत्तीय क्रिया अवस्था, क्रिया अवस्था। और छठवीं है मानसिक विन्यास से, मानसिक विन्यास से नवीन वस्तुओं की, नवीन वस्तुओं की खोज करने की अवस्था, खोज करने की अवस्था। ठीक है साहब, मानसिक विन्यास से नवीन वस्तुओं को खोज करने की अवस्था। तो कितने भागों में बांटा है बताइए, कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। कितने भागों में बांट दिए इन अवस्थाओं को? 6 भागों में। ध्यान से देखें। ठीक है, पहली कौन सी है? प्रतिवर्त क्रिया अवस्था। दूसरी कौन सी है? मुख्य वृत्तीय क्रिया अवस्था। तीसरी कौन सी है? गौण वृत्तीय क्रिया अवस्था। चौथी है गौण स्कीमेटा क्रिया अवस्था। पांचवी है तृतीय वृत्तीय क्रिया अवस्था। और छठवीं है मानसिक संयोग से या मानसिक विन्यास से नवीन वस्तुओं के खोज करने की अवस्था। ठीक है, क्लियर? अब इनकी इन्होंने अवधि बताई है। अवधि क्या बताई? देखो इसकी अवधि, हर हर अवस्था की अवधि भी बताई है इन्होंने। इसकी तो है जन्म से 1 मास, जन्म से 1 मास, जन्म से 1 मास, 1 मास की अवधि तक तो होती है प्रतिवर्त। ठीक है ना? और प्रतिवर्त का मतलब क्या होता है? सहज प्रतिवर्त क्रियाओं का निर्माण शुरू हो जाता है इसमें। इसमें क्या हो जाता है? सहज, सहज प्रतिवर्त क्रियाओं का निर्माण शुरू, सहज प्रतिवर्त क्रियाओं का निर्माण, निर्माण हो जाता है, इसमें शुरू हो जाता है। और इसमें भी अगर आपसे देखें तो चूसना सबसे महत्वपूर्ण है। सकिंग, चूसना, चूसना सबसे महत्वपूर्ण, चूसना सबसे क्या है? महत्वपूर्ण। छोटा बच्चा है वो अंगूठा पीना, कोई भी चीज मुंह में डालता है चूसता है, तो चूसना इसमें सबसे क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण। प्रतिवर्त क्रिया अवस्था की अवधि क्या मानी जाती है दोस्तों? जन्म से लेकर के 1 मास तक की जो अवधि है वो प्रतिवर्त क्रिया अवस्था है, रिफ्लेक्टिंग स्टेज है। प्रतिवर्त क्या होता है? अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्ट? प्रतिवर्त क्या है? वातावरण के प्रति सहज और सरल रूप से जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रतिवर्त कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा शिशु के प्रतिवर्त, रूटिंग, मोरो, बेविंसकी, स्टेपिंग, बिन्सकी, है ना, सकिंग, ये जो है ये सब शिशु के क्या माने जाते हैं? प्रतिवर्त माने जाते हैं। तो वातावरण के साथ में होने वाली सहज सरल क्रियाएं प्रतिवर्त के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना? तो भैया प्रतिवर्त क्रिया अवस्था जिसकी अवधि कितनी है? जन्म से लेकर के 1 मास। इसमें कौन सी क्रियाओं का निर्माण होता है? आपकी सहज क्रियाओं का, प्रतिवर्त क्रियाओं का निर्माण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? चूसना होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं मुख्य वृत्तीय। ठीक है ना? मुख्य वृत्तीय क्रिया अवस्था, और इसकी जो अवधि मानी है, इसकी अवधि मानी जाती है 1 से लेकर के 1 मास से 1 मास से 4 मास। कितने? 1 से 4 मास इसकी अवधि मानी जाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें कार्यों में दोहरान, कार्यों में दोहरान, कार्यों में दोहरान शुरू होता है। दोहरान, दोहरान का मतलब, कहने का मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति से शुरू हो जाती है। बच्चा जो अनुकरण के माध्यम से सीखता है वो इसी अवस्था में सीखता है। बच्चा दोहराता है चीजों को, यानी अनुकरण करता है। अनुकरण से कौन सी अवस्था में सीखता है? सेंसोरी मोटर स्टेज में, संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है ना? विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा अनुकरण से सीखता है? संज्ञानात्मक विकास में तो आपके संवेदी गामक अवस्था में बच्चा अनुकरण करके चीजों को सीखता है, क्योंकि वो कार्यों में दोहरान करता है, उसकी क्या करता है? पुनरावृत्ति। तो इसकी अवधि कितनी हो गई भाइयों? इसकी अवधि हो गई आपके 1 मास से लेकर के और 4, सॉरी 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 सॉरी, सही है, 1 मास से लेकर के और कितनी? 4 मास। ठीक है ना? क्योंकि 0 से 2 वर्ष की अवधि है,
तो अब इसके बाद में आती है भाइयों गौण वृत्तीय क्रिया अवस्था। गौण वृत्तीय, अब इसमें इसकी अवधि क्या मानी जाती है, ध्यान से सुने। इसकी अवधि होती है 4 से 8 मास। कितनी होती है? 4 से 8 मास की जो अवधि होती है वो आपके गौण वृत्तीय क्रियावस्था के नाम से जानी जाती है। 4 से लेकर के 8 मास की अवधि किस नाम से जानी जाती है? गौण वृत्तीय। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, बालक जो होता है आंख और अपने हाथ में, आंख में और अपने हाथ में संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। यानी आंख में, आंख और हाथ में संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। करना प्रारंभ, ठीक है ना। आंख में और हाथ में कोई वस्तु है तो उस पर संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। अब आती है गौण स्कीमेटा क्रियावस्था। इसकी अवधि क्या दे रखी है, आगे बढ़ा दो इसको। अब अवधि दे रखी है इसकी 8 से 12 मास। 8 से लेकर के कितनी? 12 मास इसकी अवधि है, 8 से 12। ठीक है। अब 8 से 12 वर्ष की जो अवधि है इसको अपन जानते हैं गौण स्कीमेटा के नाम से। और इसमें क्या होता है, बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति आती है? अनुकरण करने की प्रवृत्ति। अनुकरण करने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की क्या हो जाती है यहां पर? प्रवृत्ति हो जाती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति। ठीक है ना। एक बार रीट प्री में राजस्थान में क्वेश्चन आया था कि शिशु प्रथम सार्थक शब्द कितने मास का बालक होता है? जो प्रथम सार्थक शब्द पापा, मम्मा, दादा, ये सार्थक शब्द है। तो प्रथम सार्थक शब्द कौन, कितने वर्ष का बच्चा, कितने मास का बच्चा बोलता है? तो 12 या 13 मास का बच्चा। ध्यान रखना। तो यानी गौण स्कीमेटा क्रियावस्था में चूंकि बच्चा अनुकरण करने की प्रवृत्ति, हम बुलवाते ना, बोलो बेटा पापा, तो वो पापा बोल देता है। ठीक है ना। क्लियर। यानी सार्थक शब्द, प्रथम सार्थक शब्द जो बोलता है वो लगभग 12-13 मास में ही बोलता है। कितने मास में? 12-13 मास। यानी कौन सी अवस्था में? गौण स्कीमेटा क्रिया अवस्था में। ठीक है ना। गौण स्कीमेटा। ठीक है। अब आती है तृतीय वृत्तीय क्रिया अवस्था। तृतीय वृत्तीय क्रिया अवस्था। अब भैया इस अवस्था में क्या होता है, देखो इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है 12 से 18 मास। 12 से कितने मास? 18 मास। ठीक है। 12 से 18 मास। अब इस अवधि में क्या होता है, देखो इस अवधि में उत्सुकता की भावना जागरूक हो जाती है। उत्सुकता यानी बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति। तो देखो मैंने आपको विकास में पढ़ाया था कि कौन सी अवस्था में जिज्ञासा पाई जाती है? शैशव में। और जिज्ञासा प्रबल हो जाती है बाल्य में। ठीक है। तो उत्सुकता बोले तो क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। तो उत्सुकता की प्रवृत्ति आ जाती है। काय की प्रवृत्ति आ जाती है? उत्सुकता की प्रवृत्ति। ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट में आती है आपकी मानसिक संयोग से या मानसिक विन्यास से नवीन वस्तुओं के खोज करने की अवस्था। और इसकी अवधि क्या मानी गई है? इसकी अवधि मानी गई है 18 से 24 मास। 24 मास। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है, हर बार क्या लगभग पूछा ही जाता है लगातार, इसमें कौन सा भाव जागृत हो जाता है? वस्तु स्थायित्व का भाव। यहां पर वस्तु स्थायित्व, स्थायित्व का भाव यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव। ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव। ठीक है। कौन सी अवस्था में जागृत होता है? ये आपके सेंसोरी मोटर स्टेज के 18 से लेकर के 24 माह में। यानी विकास की कौन सी अवस्था में?
वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, तो आपके संवेदी गामक अवस्था के प्रारंभ में तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, लेकिन बाद में 18 से 24 मास यानी इस अवस्था के अंत में ही वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, उसको अंडरलाइन कर लेना कि संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव जागृत होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेंसोरी मोटर स्टेट। और वो भी कौन सी अवस्था में? मानसिक संयोग से नवीन वस्तुओं के खोज करने की अवस्था, जिसकी अवधि क्या मानी गई है? 18 से लेकर के 24 मास, यानी 1.5 से लेकर के दूसरे वर्ष के बीच में ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? मान लीजिए कोई बालक इस काले रंग के पेन से खेल रहा है और उसके हाथ से इस पेन को छीन ले, तो बच्चा रोना प्रारंभ करेगा, और रोएगा कब तक रोएगा? जब तक कि उसको उसका पेन वापस नहीं मिल जाए। और आपने क्या किया? उस काले पेन की जगह आपको कोई दूसरी चीज उसको पकड़ा दी, ले बेटा तेरी चीज। तो बच्चा चुप नहीं होता है, उल्टा रोता जाता है। कब तक चुप नहीं होगा? जब तक कि वापस उसको यही चीज नहीं मिल जाए। इसका मतलब वस्तु का ऑब्जेक्ट उसके मस्तिष्क में बनना लग गया। वस्तु का भाव उसके सामने तब भी है जब वस्तु उसके सामने उपस्थित नहीं है। इसीलिए दोस्तों इस अवस्था को खोजी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? किस नाम से जानते हैं इसको? इसी अवस्था को खोजी अवस्था, क्योंकि बच्चा खोज करने लगता है, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। इसीलिए प्याजे ने इसको खोजी अवस्था भी कहा है। ठीक है? इसी अवस्था में बच्चा प्रतिवर्त क्रियाओं का निर्माण करता है। कौन सी अवस्था में? संवेदी गामक में। इसी अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसी में बच्चों में उत्सुकता जागृत होती है। इसी में ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव जागृत होता है। इसी में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। ये हो गई आपकी संवेदी गामक अवस्था, या इंद्रिय गामक अवस्था, या संवेदी पेशी अवस्था, या इंद्रिय जनित अवस्था, और इंग्लिश में बोलेंगे एक ही नाम, सेंसोरी मोटर स्टेज। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। कितने वर्गों में बांटा है? 6। पहली प्रतिवर्त क्रिया अवस्था, दूसरी मुख्य वृत्तीय क्रिया अवस्था, तीसरी गौण वृत्तीय, चौथी गौण स्कीमेटा, पांचवी तृतीय वृत्तीय कृति अवस्था, छठवीं मानसिक विन्यास से नवीन वस्तुओं की खोज करने की अवस्था। पहले की अवधि जन्म से 1, दूसरे की 1 से 4, तीसरे की 4 से 8, चौथे की 8 से 12, पांचवें की 12 से 18, छठवें की 18 से 24। इसकी क्या विशेषता है? इसकी क्या विशेषता है? सहज प्रतिवर्त क्रियाओं का निर्माण। दूसरे की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चूसना, सकिंग करना। बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, कुछ भी है उसके हाथ में लग जाए वो तो लेगा और मुंह में डाल दे। टेलफोस की गोली भी हाथ लग गई ना, उसको भी मुंह में डाल जाएगा, उसको थोड़ी ना पता है कि क्या है। ठीक है ना? कार्य में दोहरान, पुनरावृत्ति, दोहरा करके सीखता है। आंख और हाथ में संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर देता है 4 से 8 में। अनुकरण करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है 8 से 12 मास में। उत्सुकता बढ़ जाती है 12 से 18, और नवीन वस्तुओं को खोज करने की क्षमता बढ़ती है 18 से 24 में। बोलो, बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? बताओ एक बार, बताओ एक बार, समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, समझ में आई कि नहीं आई? चलें आगे, बढ़े आगे। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अगली बात करते हैं, अब बात करते हैं दूसरी अवस्था, प्याजे साहब के संज्ञात्मक विकास की दूसरी अवस्था। दूसरी कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी अवधि क्या है भाई लोगों? अवधि
इसकी जो अवधि है, अवधि अवधि मानी गई है 2 से लेकर के और 7 वर्ष, 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवधि ये पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। इसको पूर्व वैचारिक क्रियावस्था भी बोलते हैं। अन्य नाम क्या है इसको, इसी को बोलते हैं पूर्व वैचारिक क्रियावस्था। ठीक है ना, क्रियावस्था। ठीक है, पूर्व वैचारिक, वैचारिक क्रियावस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। बच्चा अपनी हर क्रिया पर विचार करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन पूर्व वैचारिक क्रिया इसमें बच्चा विचार करना प्रारंभ नहीं करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग की अवस्था। कलेक्टिव कलेक्टिव मोनोलॉग, मोनोलॉग। ठीक है, कलेक्टिव मोनोलॉग क्या होता है, एक तरह से एकालाप होता है। क्या बोलते हैं इसको, एकालाप। यानी बच्चा जो है ना, एकालाप का मतलब वो अपने आप से बातें करना प्रारंभ कर देता है, अपने आप से बातें, कोई नहीं खेल रहा उसके साथ। ठीक है, अब मेरी गुड़िया को भूख लग रही है, अब मेरी गुड़िया को खाना, कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन वो खुद से ही बातें करता रहता है। अब मैं कल वहां पे जा रहा हूँ, वहां जाकर के मैं ये करूंगा, वहां जाकर के मुझे ऐसे करना है ना। बेटा किससे बात कर रहे हो, अपने आप से। तो अपने आप से बातें करने लगता है, एकांत में अपने आप से बातें कर रहा है, इसी को कलेक्टिव मोनोलॉग कहा है जीन प्याजे साहब। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं एकालाप। ठीक है, इसी को बोलते हैं पूर्व सक्रिय अवस्था। इसको पूर्व सक्रिय अवस्था के नाम से भी जानते हैं, पूर्व सक्रिय, सक्रिय अवस्था, यही इसी इसी को ही जानते हैं। तो पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था, कलेक्टिव मोनोलॉग की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रिय अवस्था, लेकिन इंग्लिश में ये कई नाम रहेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या नाम रहेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्याजे साहब ने भी इसको 2 भागों में बांटा। जैसे, हाँ, प्राइवेट स्पीच, बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट, है ना। प्याजे ने इसको भी 2 भागों में बांट दिया। इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है, यहां से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं छपेगा प्रश्न यहीं से, पक्का मान लेना आप। ठीक है, नहीं हो तो आप विश्वास कर लो, है ना। आप मुझसे बात कर लेना कि सर नहीं आया, तब बात करना, आएगा यहीं से। ठीक है ना। अब बात करें, इस अवस्था को भी प्याजे ने 2 भागों में बांटा। प्याजे ने इसको भी कितने भागों में बांट दिया, तो प्याजे ने इस अवस्था को, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। ठीक है ना। नंबर 1, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। एक तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था, अंतर्दर्शी अवस्था। प्री कंसेप्चुअल और इंटाइटिव स्टेज, ये 2 भागों में बांट दिया इसको। ठीक है ना। इसी को अपन बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक, प्राक संक्रियात्मक को पूर्व प्रत्यात्मक काल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको एक और नाम दे देता है इसी का देता है पूर्व प्रत्यात्मक काल, प्रत्यात्मक काल भी कह देते हैं इसी को। प्री कंसेप्चुअल पीरियड, प्री कंसेप्चुअल पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब पेपर में पूछता है कि भैया, मैं इसको आपको दोबारा से नोट कराता हूं एक बार, तो सर अगले स्लाइड पर लेता हूं मैं। ठीक है ना, प्याजे ने इस अवस्था को 2 भागों में क्या किया है, विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित। ठीक है ना, कौन कौन से, देखो। नंबर 1, पहला है प्राक संक्रियात्मक, प्राक संक्रियात्मक। ठीक है, अवस्था, और इसी को एक और नाम से जानते हैं,
का दूसरा नाम क्या है? पूर्व पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, प्री कंसेप्चुअल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी अवधि क्या है? अवधि ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती है। देखो पूर्व संक्रियात्मक की 207 है, पूर्व संक्रियात्मक, और वो पूछ रहा है आपसे प्राक संक्रियात्मक। ठीक है ना, या पूर्व प्रत्यात्मक काल, काल की अवधि। तो इसकी अवधि मानी उन्होंने 2 से लेकर के 4 वर्ष, 2 से लेकर के कितना, 4 वर्ष, 2 से 4 वर्ष की अवधि आपके प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक काल में आएगी। प्राक संक्रियात्मक काल या पूर्व प्रत्यात्मक काल, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री कंसेप्चुअल पीरियड। क्या बोलेंगे? प्री कंसेप्चुअल पीरियड। ठीक है, अवधि क्या हो गई? 2 से लेकर के 7। ठीक है ना। और दूसरी जो मानी उन्होंने वो है अंतरदर्शी, इंटाइटिव पीरियड, अंतरदर्शी अवस्था, अवस्था। और उसकी अवधि क्या मानी है? 4 से लेकर के 7। अवधि मानी है 4 से 7। बोलो बात समझ में आई? अवधि कितनी है? इंपॉर्टेंट है, 4 से 7 वर्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि पूर्व संक्रियात्मक काल की अवधि 2 से लेकर के 7 है, 2 से 7 को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक तो 2 से लेकर के 4 वर्ष और एक 4 से लेकर के 7 वर्ष। ये हो गया आपका प्राक संक्रियात्मक या पूर्व प्रत्यात्मक काल, और ये हो गया आपका अंतरदर्शी। बोलो बात यहां तक समझ में आई? बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? बताइए एक बार, बताइए। बात समझ में आ गई ना? कमेंट कर दिया करो भाई। चलिए, अब देखो, ये जो अवस्था है आपकी, सबसे पहली प्राक वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राक या पूर्व प्रत्यात्मक काल। नंबर 1, पूर्व प्रत्यात्मक काल, प्रत्यात्मक काल। अवधि क्या है? 2 से 4 वर्ष। 2 से लेकर के 4 वर्ष की अवधि को पूर्व प्रत्यात्मक काल के नाम से जाना जाता है। अब इसी अवस्था में बच्चों में, बालकों में सूचकता का विकास होता है। एक तो इसमें किसका विकास होता है? सूचकता का विकास। सूचकता, सूचकता का विकास होता है, यानी साइनिफायर, सूचकता का विकास होता है। किसका विकास होता है? सूचकता। और प्याजे ने सूचकता के कितने प्रकार बताए हैं? प्याजे ने 2 प्रकार की सूचकता के प्रकार या 2 प्रकार की सूचकता पर बल दिया है। ठीक है ना, प्याजे ने 2 प्रकार की सूचकता, साइनिफायर, सूचकता पर बल दिया है, पर बल। 2 प्रकार की सूचक कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी संकेत सूचकता, और दूसरी होती है चिन्ह। ठीक है ना, एक तो संकेत सूचकता और एक चिन्ह सूचकता। नंबर 1 संकेत सूचकता, संकेत सूचकता, और नंबर 2 चिन्ह सूचकता, चिन्ह सूचकता। कितने प्रकार की सूचकता हो गई? 2 प्रकार की। पानी थोड़ा
हाँ साहब। तो कितने प्रकार की सूचकता बताइए? दो। एक तो हो गई संकेत, एक हो गई चिन्ह। संकेत सूचकता का मतलब क्या है? किसी भी ठोस वस्तु के बारे में सोचना, किसी भी ठोस वस्तु के बारे में, ठोस वस्तु के बारे में सोचना, बारे में सोचना। जैसे ताजमहल के बारे में सोचना, जैसे लाल किले के बारे में सोचना, है ना, वो संकेत सूचकता है। तो वो ठोस वस्तु के बारे में। नहीं नहीं नहीं, क्लास चल रही है, थोड़ा पानी पिया था, है ना, क्लास चल ही रही है भैया। क्लियर? किसी भी ठोस वस्तु के बारे में सोचना क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी संकेत सूचकता। जैसे ताजमहल के बारे में सोचना, जैसे बच्चा अपनी माँ के बारे में सोचे, ठीक है। और चिन्ह का मतलब किसी भी वस्तु के बारे में, चिन्ह का मतलब किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित चिन्ह। जैसे, जैसे प्लस है, जैसे गुणा है, ठीक है। हम बच्चे से कहते नहीं ना कि, कहते थोड़ी क्या करना है, लेकिन बच्चा इससे समझ जाता है कि उसको क्या करना है, पूर्व निर्धारित चिन्ह के कारण, ठीक है ना। तो कितने प्रकार की सूचकता बताइए? दो प्रकार की, चिन्ह सूचकता और आपकी संकेत सूचकता। किसी भी वस्तु के बारे में पूर्व निर्धारित किया गया निश्चित तथ्य क्या कहलाता है? चिन्ह सूचकता कहलाती है, ठीक है ना, साइन साइनिफायर जिसको बोलते हैं। अब इसी जो पूर्व संक्रियात्मक काल है, इसी में बच्चों में पाई जाती है प्रतिमूर्ति निर्माण की भावना। क्या पाई जाती है? इसी अवस्था में पाया जाता है प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतिमूर्ति निर्माण। ये क्या चीज होती है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? अपने खिलौनों को, अपने खिलौनों को छोटा भैया कहना। क्या कहता है? ये मेरा छोटा भैया है। खिलौनों को छोटा भैया कहना या बड़ा भैया कहना, ऐसे, ठीक है ना। बच्चा कहता है ना कि ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई, खिलौनों को ही, यानी एक तरह से वो अपना, उसको अपना प्रतिरूप मान रहा है, अपना मिनिएचर रूप उसको मान के चल रहा है, ठीक है। तो प्रतिमूर्ति निर्माण की भावना भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के पूर्व प्रत्यात्मक काल में उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी अवस्था में पाया जाता है जीववादी चिंतन, जीववाद, जिसको बोलते हैं एनिज्म, एनिज्म। ये वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ही मोस्ट, हर बार आता है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है ना। जीववाद चिंतन, एनिज्म जिसको बोलते हैं। जीववाद क्या होता है? जीववाद का मतलब होता है दोस्तों, जीववाद का तात्पर्य है, जीववाद का मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु के बारे में, वस्तु के बारे में सजीव चिंतन करना, सजीव चिंतन। यानी बालक जब किसी भी निर्जीव निर्जीव वस्तु के बारे में सजीव चिंतन करता है, तो इसी को जीववाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीववादी चिंतन, एनिज्म इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब पिछले, जैसे अभी लास्ट ईयर सीटेट में आया था, मेरे कोट के बटन बोल रहे हैं, जैसे, जैसे कोट के बटन बोल रहे हैं, कोट के बटन, बटन बोल रहे हैं। आजकल आकृति आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोट के बटन बोल रहे हैं। अब बताओ, कोट के बटन कैसी चीज है? निर्जीव है, लेकिन बच्चा कौन सा चिंतन कर रहा है? सजीव के कोट के बटन बोल रहे हैं। जैसे सड़क भाग रही है, अब सड़क भाग रही है कि गाड़ी भाग रही है? सड़क भाग रही है। जैसे पेड़ भाग रहे हैं, क्या भाग रहे हैं? पेड़, गाड़ी चलती है, पेड़ भागते दिखते हैं, पेड़ भाग रहे हैं। यानी बच्चा जो भी कोई हिलती जुलती चीज है, उसको निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता है। पेड़ भाग रहे हैं,
ठीक है, जैसे आज देखो पापा, आज सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है ना, सूरज में हमारे साथ साथ चल रहा है, आज चंदा उदास है। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपने आप में एक निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव चिंतन कर रहा है, इसी को जीववाद कहते हैं। ठीक है ना, और इसी अवस्था में पाई जाती है आत्म केंद्रित या ईगो सेंट्रिज्म अवस्था। ठीक है, इसी में पाई जाती है ईगो सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म, यानी बच्चा हर चीज का केंद्र अपने आप को मानता है, हर वस्तु का केंद्र किसको मान लगता है, अपने आप को। इसी को क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, यानी अहमवादी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, अहमवादी कहते हैं। बोलो बात यहां तक समझ में आई, बताओ यहां तक बात समझ में आई। ठीक है ना, अब बात करते हैं अंतर्दर्शी अवधि। ये तो आपके ये जो चीज थी ये तो पूर्व प्रत्यात्मक काल में। अब अंतर्दर्शी अवधि नंबर 2, इसी में जो डिवाइड किया था, अंतर्दर्शी, अंतर्दर्शी इंटाइटिव पीरियड, अंतर्दर्शी अवधि। और इसकी अवधि क्या मानी है, 4 से लेकर के 4 से 7 वर्ष। ठीक है, अब अंतर्दर्शी अवधि में इस अवस्था में जो शिशु होता है ना, वो अपने अंदर के उठे सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करता है। यानी एक चीज तो क्या होगी, शिशु अपने अंदर के, अपने अंदर के सभी प्रश्नों को, सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करता है, उत्तर जानने की कोशिश करता है, करता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने अंदर सभी प्रश्नों को उत्तर जानने की कोशिश करता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, प्रश्न पूछने की अवस्था। इसलिए इसको प्रश्न पूछने की अवस्था भी कहते हैं, प्रश्न पूछने की अवस्था, प्रश्न पूछने की अवस्था अंतर्दर्शी अवधि 4 से लेकर के 7 वर्ष में। एकालाप जो पाया जाता है ना, एकालाप कलेक्टिव मोनोलॉग, वो लगभग 2 से 4 वर्ष का जो बालक होता है ना, वो अपने आप से बात करता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। ध्यान रखना, 2 से 4 वर्ष का बालक अपने आप से बातें करता है, अपनी दुनिया में रत रहता है, अपने आप से बातें कर रहा है, खेल रहा है, खिलौनों से बात कर रहा है। मेरी गुड़िया को भूख लग रही है, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा। अचानक देखे, अरे कौन से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, भूतनाथ मूवी में ना अमिताभ बच्चन बाद में सामने आता है, वो बातें करता है, ये किससे बातें कर रहा है। तो वो भी एक तरह से कलेक्टिव मोनोलॉग दिखाया गया है, एक आलाप जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस अवस्था में बच्चे अपने अंदर के सभी प्रश्नों को पूछना चाहता है। ठीक है, इस अवस्था में शिशु अक्षर लिखना, गिनती लिखना, छोटे छोटे वाक्यों को, वस्तुओं को क्रम में रखना, रंगों को पहचानना, इस प्रकार की चीजें प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस अवस्था में शिशु एक तो गिनती लिखना, गिनती लिखना, रंग पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, वस्तुओं को क्रम में रखना, पूछने पर अपना नाम बताना, पूछने पर अपना नाम बताना आदि प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना, अब नाम बताना आदि क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है, यानी उसको माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देता है, उसको हल्के भारी का ज्ञान होने लगता है। ठीक है ना, तो लेकिन इस अवस्था में बालक तर्क करने योग्य नहीं होता। ठीक है, क्या करने योग्य नहीं होता, तर्क करने योग्य नहीं होता, तर्क करने योग्य नहीं, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं। कौन सा चिंतन पाया जाएगा, अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है,
अतार्किक चिंतन अंतर्दर्शी अवधि में पाया जाता है, अतार्किक चिंतन, क्योंकि बच्चा तर्क करने योग्य नहीं होता। इस अवस्था में जोड़, बाकी, गुणा, इनका सहज और सरल ज्ञान होता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, जोड़ का, गुणा करने का, भाग देने का, यानी छोटी छोटी जो है ना, इनका सहज ज्ञान होता है, सहज सरल, छोटे छोटे जोड़ भाग कर सकता है। ठीक है, यानी जोड़, भाग, बाकी, अब ये प्लस, डिवाइडेशन और आपका सबट्रैक्शन, लेकिन कैसे कर सकता है, सहज और सरल, सहज सरल चीजों के, जैसे ऐसे जोड़ेगा 2 + 3, ऐसे करेगा 7 - 4, ठीक है ना, भाग देगा तो ऐसे देगा 4 में भाग 2, इस तरीके छोटे छोटे सरल चीजों के ज्ञान होना उसको प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, इस अवस्था में बच्चों में अनुष्क्रमणशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वेरी मोस्ट, इसी अवस्था में अनुष्क्रमणशीलता, क्रमणशीलता भी इसी अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इस अवस्था को अपलटावी अवस्था भी कहते हैं। अपलटावी पोस्ट है ये, अपलटावी अवस्था। ठीक है ना, कौन सी अवस्था को अपलटावी अवस्था कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक में भी कौन सी अवधि को, अंतर्दर्शी को। अनुष्क्रमणशीलता का मतलब क्या होता है, अनरिवर्स एबिलिटी, यानी बच्चा जो है ना, वो चीजों को रिवर्स नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, रिवर्स करना नहीं आता है उसको। अनरिवर्स एबिलिटी, उसके अंदर रिवर्स रिवर्स करने की, यानी चीजों को पीछे मोड़ने की बातें नहीं आती, उलट पुलट करना वो नहीं जानता। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या है, क्यों बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि बेटा बता 2 × 4 = 8, ठीक है, और अब आप यूं कर दें तो बता बेटा 4 × 2 करेंगे तो कितने का आवेगा। बच्चा इसको नहीं बता पा रहा है बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, इसको बता नहीं पा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपलटावी अवस्था। बोलो बात यहां तक समझ में आई। अनरिवर्स एबिलिटी, अनुष्क्रमणशीलता, उत्क्रमणशीलता, दो शब्द आते हैं, अनुष्क्रमणशीलता, उत्क्रमणशीलता। अनुष्क्रमणशीलता तो बोलते हैं बेटा अनरिवर्स एबिलिटी, रिवर्स नहीं कर सकता, चीजों को उलट पुलट नहीं सकता। ठीक है ना, हम बातें क्योंकि बता 6 में 4 जोड़े तो 10 आए, तो बता 10 में से कितने